assignment now. A man wants to reach point B on the opposite bank of a river, okay, flowing at a speed of 4 meter per second. Flowing at a speed of 4 meter per second as shown in the figure. What minimum speed relative to the water? What minimum speed relative to the water? ठीक है, should the man have so that he can reach point B directly by swimming? In which direction should he swim? चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है वो आपसे? क्वेश्चन 23 कुछ इस तरीके से है, ठीक है. तो वो उनका ये कहना है कि ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, ठीक है, और ये विड्थ जो है रिवर की 40 मीटर की है, 40 मीटर की विड्थ है, और रिवर की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड की है, ठीक है. अब इनका ये कहना है, देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब एक ना बताते हैं बच्चा, देखो जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे और कोशिश पूरी करेंगे. देखो इनका ये कहना है कि अ मैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ रिवर. तो मैन ये चाहता है कि वो बी पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है. उसकी चाहत कैसे पूरी होगी? व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू द वाटर. इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर, स्पीड ऑफ मैन इन वाटर, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये सब एक ही मतलब है, इन सब का मतलब एक है. तो विथ व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर शुड द मैन हैव सो दैट ही कैन रीच द पॉइंट बी. देखिए देखो, मान लेते हैं कि इनसाइड वाटर, मान लो कि मैन ने कोई थीटा एंगल पर डायरेक्शन चूज किया. अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन करने के लिए हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे. तो थीटा एंगल पर मानते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाटर. अब ये इन वाटर कह दो, रिलेटिव टू वाटर कह दो, इन स्टिल वाटर कह दो, सब एक ही है. सब एक ही है. क्या करना चाहिए इसके बाद? कंसेप्ट समझ करके हमने इसको मान लिया, अब क्या करना चाहिए? तो हमको इसमें रिवर की वेलोसिटी को सुपर इम्पोज करना है. यही तो लर्न किया अभी तक हमने. तो देखिए वो सुपर इम्पोज करने वाला कंसेप्ट समझो. मैन की वेलोसिटी का राइट साइड वाला कंपोनेंट क्या होगा? मैन की वेलोसिटी का राइट वाला कंपोनेंट. अब इसमें ये आपको दिया नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन द वाटर गिवन नहीं है, तो इसको कुछ मानना पड़ेगा यार. इसको v मान लेते हैं, तो v cos थीटा. लेकिन जो कंसेप्ट अभी तक सीखते चले आ रहे हो उसके हिसाब से इसमें +4 भी होगा, +4 भी होगा, और इधर की तरफ v sin थीटा. बस खत्म, कहानी खत्म हो रही है. इतनी सी कहानी है इसमें. दो 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 स्टेप फॉलो किया और इतना हो गया. अब इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में v cos थीटा +4, और उसमें टाइम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम आई कैप, और प्लस v sin थीटा. हाँ प्रणव एक मिनट, v sin थीटा है ना, उसमें भी टाइम मल्टीप्लाई कर दो j कैप. तो वेलोसिटी में टाइम मल्टीप्लाई मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया. और क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप ए से बी पॉइंट पर गए हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट को और क्या लिख सकते हैं? अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट चले गए तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप. देख रहे हो, मैं सिर्फ आज मैंने तुमको क्या किया है, मैंने एक सिंगल स्टेप आपको बता दिया. आप किसी भी क्वेश्चन को इससे कर सकते हो, रिवर बोर्ड की कोई भी क्वेश्चन आ जाएगी, हो जाएगा. आप कंपेयर करो, दोनों तरफ आई और जे कंपेयर करो, दोनों तरफ आई और जे कंपेयर.
हाँ जी, हाँ, हाँ, सॉरी बच्चे वो देखो क्या होगा आंसर, कंपेयर करो इसको जल्दी से कंपेयर करके बताओ, है ना? कंपैरिजन जब करोगे ना, ये इतना ही क्वेश्चन है यार, कितना आसान है देखो। ऐड करो वेलोसिटी इनटू टाइम को डिस्प्लेसमेंट करो और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करो। आई और जे आपस में कंपेयर कर दूं। कंपेयर करने के बाद जानते हो क्या होगा? कंपेयर करने के बाद आपको वी निकालना है इसमें से। आफ्टर कंपैरिजन वी निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे बताते। आफ्टर कंपैरिजन वी कैसे निकालेंगे वो देखो। इन दोनों को कंपेयर करना और v सॉल्व करना है। तो एक कंपैरिजन आपको ये कहता है कि v cos थीटा प्लस 4 इंटू टाइम t आई कैप वो 30 हो गया, और v sin थीटा इंटू t ये 40 हो गया कंपैरिजन के बाद। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन से डिवाइड कर दो, उससे ये t एलिमिनेट हो जाएगा और सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग v निकालेंगे। तो 40v cos थीटा 40v cos थीटा प्लस 160 सॉल्व भी कर देते हैं, और 30v sin थीटा। अब यहां से v की वैल्यू बन जाएगी 160 डिवाइडेड बाय 30 sin थीटा माइनस 40 cos थीटा। ये v की वैल्यू बनी। अब ये सॉल्विंग पार्ट है, वैसे करना ये आपको खुद चाहिए। और लेकिन अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू द वाटर। मतलब वो इसके मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे? इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए जो डिनोमिनेटर है, हाँ प्रणव, दो ऑप्शंस हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए ये जो डिनोमिनेटर है ये मैक्सिमम होना चाहिए, और इसको मैक्सिमम करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन आपको डिनोमिनेटर का करना है। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 30 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विल बी कॉस थीटा माइनस ऑफ 40 डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इट इज माइनस साइन थीटा। पांडे जी वो नहीं आएगा बच्चा, इक्वल टू 0। इसको करने के बाद आपका टेन थीटा आ रहा है -3/4। मैंने पहले भी कह रखा था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, और टेन थीटा -3/4 आने का मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू 143 डिग्री। थीटा इक्वल टू 143 डिग्री। थीटा इक्वल टू 143 डिग्री। हाँ प्रणव जी, तो ये आ गया थीटा। नहीं नहीं अनुषा शुक्ला जी, वो पॉइंट बी पर नेट वेलोसिटी ले करके जा रहा है, बी की तरफ स्विम नहीं कर रहा। वो पर्सन बी की तरफ स्विम थोड़ी कर रहा है। स्विम स्विम तो वो किसी और डायरेक्शन में कर रहा है। स्विम स्विम बी की तरफ नहीं कर रहे हैं कि पर्सन शिफ्ट कर जाएगा, बी की तरफ तो उसको जाना है। ये हो गया आपका, थीटा आ गया, इससे थीटा 143 डिग्री आ गया। अब क्या चाहिए तुमको? वी चाहिए ना, तो वी भी आ जाएगा। यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो जो कुछ चाहिए वो सब आएगा। 30 यहाँ पर साइन 143 डिग्री माइनस 40, और यहाँ पर कॉस 143 डिग्री। नहीं नेहल, वो तो वैसे ठीक है, मतलब हम बता दे रहे हैं आपको कि वी भी आ जाएगा। और वी आ गया तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, वी साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू 40। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। जब वी सॉल्व हो जाएगा, थीटा सॉल्व हो जाएगा, 40 एक वैल्यू है तो टाइम भी आ जाएगा। मतलब लो, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाय द सेम कंसेप्ट। ठीक है, एक सेकंड वेट करना। जी देखो, ये हो गया 23। ओके, अब इसके बाद
और क्वेश्चन जो आप लोगों ने मांगे हैं वो बता देते हैं। हाँ, नाइन्थ विनायक, यार वो ट्रिग्नोमेट्री से मालूम चलेगा भाई, वो ट्रिग्नोमेट्री से मालूम चलेगा। और अब मैं मैथमेटिकल पोर्शन स्किप करूंगा, मतलब बिकॉज उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में काफी बड़ा क्वेश्चन है। प्रणव आज नहीं करेंगे, मैंने इसीलिए मैसेज कर दिया ग्रुप में, वो मुश्किल है क्योंकि ये लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं कि ये डाउट वो डाउट, पहले इनको शांत कर दे। A gun crew observes a remotely controlled balloon launching an instrument spy package in the enemy territory. ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक। तो when first notice the balloon is at an altitude of 800 मीटर, ठीक है, तो कोई एक बलून है वो 800 मीटर की हाइट पर है, ठीक, मतलब इट इज एट 800 मीटर हाइट क्वेश्चन के हिसाब से, एंड मूविंग वर्टिकली अपवर्ड एट कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, मूविंग अपवर्ड विथ 5 मीटर पर सेकेंड, एंड 1600 मीटर अवे, किस चीज से, 1600 मीटर अवे किस चीज से, है ना, किस चीज से 1600 मीटर, मतलब वो कौन सा डिस्टेंस जानते हो, तो वो कोई गन क्रू है वो वहां से, मतलब एक तरीके से हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये यहां से आपको 1600 मीटर कुछ ऐसे मान लो अवे, मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस। Shells fired from the gun have initial velocity of 400 मीटर पर सेकेंड at a fixed angle। तो इस गन से कुछ सेल्स वगैरह फायर की जा रही हैं और उनका एंगल यहाँ पर थीटा दे रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, और 400 मीटर पर सेकेंड से इनको फायर किया जा रहा है। द गन क्रू वेट्स एंड फायर्स सो एज टू डिस्ट्रॉय द बलून। ओके, समझ गए आप, क्वेश्चन पढ़ लो। द गन क्रू वेट्स एंड फायर्स सो एज टू डिस्ट्रॉय द बलून। What is the flight time of the shell before it strikes the balloon? What is the altitude of the collision? How long did the gun crew wait before they fired? अब इन सारी बातों को सुनो। वो कह रहे हैं कि जब उसने बलून को देखा, गन क्रू ने जब बलून को देखा तब वो 800 मीटर पे था। तो देखते ही फायर नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि आपने बलून देखा और उठा के फायरिंग चालू कर दी, वो काम नहीं करना। बलून को देखा, थोड़े से टाइम इंतजार किया, वेट किया और फिर फायर कर दिया। क्वेश्चन ये है, मतलब मैं इतना टाइम बता रहा हूँ क्वेश्चन के रीडिंग स्किल्स के ऊपर, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए मैंने वेट किया वो क्वेश्चन है, और दुनिया भर के क्वेश्चन इसमें 3-4 क्वेश्चन है। तो अब कैसे करेंगे देखो, मतलब फायरिंग का टाइम और बलून को देखने का टाइम अलग अलग है। जिस समय देखा जा रहा है उस समय फायर नहीं कर रहे, कुछ टाइम बाद फायर कर रहे हैं। तो चलिए, जब भी आप इसको फायर करोगे, देखो अब सुनो क्या करना है, मेरे को बताता हूं आपको। लेट गन क्रू वेटेड फॉर T0 सेकेंड्स, मान लो T0 सेकेंड वेट किया उसने। हाँ नेहल, एक मिनट, बिल्कुल। गन क्रू ने T0 सेकेंड्स वेट किया, मान लेते हैं कि T0 सेकेंड्स का उसने वेट किया। जानते हो बलून के बारे में क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, बलून के बारे में ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, वो 500। तो एट द टाइम ऑफ फायर, एट द टाइम ऑफ फायर, मतलब जब हम इसको फायर कर रहे हैं, फायरिंग मोमेंट, जिस टाइम उसको फायर किया जा रहा है उस टाइम की बात चल रही है। उस टाइम ये 400 मीटर पर सेकेंड एट सम थीटा एंगल है, जिस समय फायर कर रहे हैं।
क्या बलून अभी भी उतनी हाइट पे होगा जिस समय फायर कर रहे हैं? उस समय उस बलून की हाइट बताओ क्या होगी? ये फायरिंग हाइट, ये फायर करने वाला टाइम नहीं है, ये तो जब दिखा और उस समय आप 800 मीटर पे थे, उसमें और कितना ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? तो नाउ द बलून विल बी 800 प्लस 5t, और ये बलून 5 मीटर पर सेकंड से भी चल रहा है, अभी ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब कहानी सुनिएगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बलून के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं। अब कहानी सुनो, क्या करना है? हाँ जी विज्ञान बताओ। सर लेकिन उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन g है। तो बलून में थोड़ी है, ओके सर। वो इसके लिए दे रखा है जो सेल फायर की जाएगी उसके लिए। ओके सर। अब आप सुनो, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस बलून को, मॉर्निंग वाला कंसेप्ट लगाते हैं, बलून को रेस्ट पर कंसीडर कर लेता हूं। कैसे होगा रेस्ट पे, कैसे कंसीडर होगा ये बताओ, बलून रेस्ट पे कैसे कंसीडर होगा? तरीका एक ही था, सुबह बता चुके हैं कि आप दो में से किसी को भी रेस्ट पे मान लो, तो बलून को रेस्ट पे मान लिया। अब ये जो ऊपर वाली 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इसको पहले रिवर्स करो, यानी डाउनवर्ड करो, और इस शेल के साथ ऐड कर दो। तो अब इस शेल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी? शेल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, शेल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी? तो इस शेल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 400 cos थीटा है, और इस क्वेश्चन में ना cos थीटा दे रखा है तुमको 4/5, तो 300 कितना, अच्छा शुभी कितना आ रहा है? 320। ओके, 400 इंटू 4/5, 320। अच्छा ठीक है। वर्टिकल कितना आ रहा है? 400 साइन थीटा करके बताओ, 400 इंटू 3/5 कितना आएगा वो? 240। लेकिन उस 240 में बलून का रिवर्स ऐड हुआ है, बलून की रिवर्स वेलोसिटी उसमें ऐड कर दी गई है, तो ये 235 हो गया। अब ये 235 हो गया, यही रिलेटिव वेलोसिटी है। अब बलून इंतजार करेगा कि आओ मुझे मारो, है ना, बलून को रेस्ट पे मान लिया हम लोगों ने। सो अब बलून इंतजार कर रहा है कि चल भाई चल तू आ जा और मुझे हिट कर। इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि बलून में कोई एक्सेलरेशन था नहीं। तो अब ये क्या होगा, ये जो शेल होगा ये एक प्रोजेक्टाइल बन करके जाएगा और इस बलून को हिट करेगा। प्रोजेक्टाइल बन करके इसको जाएगा, मतलब इसकी ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल होगी, बलून को हिट करेंगे। और बलून की हाइट कितनी है उस टाइम पर? तो उस टाइम बलून की हाइट है 800 प्लस 5t0, 5t, 5t0 होगा वो, सॉरी। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया? बोलो। अगर आप इसको प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट से मिलाओ, तो क्या 1600 मीटर प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गई, और ये प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? तो इनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं? 1600 जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 320 इनटू टाइम, नंबर वन। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 800 प्लस 5t0 है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इंटू टाइम टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें g इक्वल टू 10 है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब बताओ पहले वाले से t कितना आएगा? अब बताओ, हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि फायर करने के 5 सेकंड के बाद हिट करेंगे, फायर करने के 5 सेकंड्स बाद हिट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्या है उसका देख लो, अब सारे आंसर आ जाएंगे। जब ये t5 आ जाएगा, t इक्वल टू 5 सॉल्व कर लोगे आप, तो वो t आप सेकंड वाली इक्वेशन में लेके आओ, t यहां पर 5 और t यहां पर 5 और g इक्वल टू 10।
G10, T equals to 5, T equal to 5. हाँ बिगन टाइम ऑफ लाइट मतलब कि टी आया ना, ये टाइम जितना टाइम प्रोजेक्टाइल ने लिया है, प्रोजेक्टाइल वाला टाइम, वो टाइम टी आ रहा है 5 सेकेंड्स। तो वो 5 हम सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे ना, सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे तो ये 235 इंटू 5 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो उसकी हाइट है, ये हाइट ही तो है, यही तो पूछा सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में ये पूछा कि हाइट कितना आएगा, चेक करो 235 इंटू 5 माइनस हाफ 10 एंड 25, क्या ये पूरी चीज 1075 नहीं आ रही? राइट हैंड साइड की वैल्यू 1075, चेक करके देखो, यही तो पूछ रहा है कि जहां कोलिजन हुआ है। नहीं नहीं, गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, उन्होंने कोलिजन की हाइट पूछी है, सॉरी, है ना, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, टाइम कितना आ रहा है 5, एक मिनट यार। हाँ अभी अभी ना, नहीं रुको प्रणव, रुको रुको, गड़बड़ हो गया, वो उन्होंने ये वाली हाइट नहीं पूछी है, सॉरी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, उन्होंने ये पूछा है कि किस हाइट पर कोलिजन होगा, किस हाइट पर कोलिजन होगा, ये उन्होंने पूछा है। एक्चुअली इस टी को यहां रख करके आपको टी नॉट मिल जाएगा, इस टी को यहां पुट करो कि टी नॉट आएगा, सॉरी, तो टी नॉट 50 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से टी इक्वल टू 5 है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और उस टी को जब आप यहां पर रखोगे 5 और यहां रखोगे 5 का स्क्वायर, तो टी नॉट आएगा सेकंड पार्ट, मतलब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, टी नॉट वो 50 आ रहा है। और एक्चुअली सेकंड पार्ट में उन्होंने ये नहीं पूछा है हाइट, उन्होंने पूछा है जब कोलिजन हुआ है, क्योंकि बलून एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं है, हमने उसको रेस्ट पे कंसिडर किया है न्यूमेरिकल करने के लिए, बलून रियल में तो रेस्ट पे है नहीं, समझ गए? तो एल्टीट्यूड कितना होगा उसका, मतलब जहां पर वो होगा, तो देखिए 800 प्लस 5 टी नॉट, तो ये तो एट टाइम ऑफ फायरिंग था, इतनी हाइट पर तो वो एट टाइम ऑफ फायरिंग था ही, फायरिंग के बाद और भी तो ऊपर जाएगा बलून, क्योंकि बलून एक्चुअल में थोड़ी, बलून रियल में थोड़ी रेस्ट पे आ चुका है, तो बलून और कितना आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो 5 मीटर पर सेकंड इंटू 5 सेकंड्स, जो कि फायरिंग टाइम है, 5 सेकंड का फायरिंग टाइम, ये टोटल आंसर आएगा यार आपका, ये आंसर आएगा, एल्टीट्यूड जो आएगा वो यहां से आएगा। हाँ ये 55 हो जाएगा, ठीक है। आरुष भैया देखो, हम फिर से नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहां पर सुन लेना, रिकॉर्डिंग इसीलिए ऑन करी हुई है, ठीक है, क्योंकि फिर से बताने में टाइम चला जा रहा है बच्चा, और कुछ नहीं, फिर हमें फिर एक और क्लास अभी डाउट की लेनी पड़ जाएगी, तो मैं कोशिश करें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पहले हो जाए, है ना, फिर कर लेंगे, अगर टाइम बचा तो कर लेंगे। 19th क्वेश्चन, हाँ जी शिवांश, अब मैन इज 19th क्वेश्चन को ध्यान सुनना,
A man is riding a flat car traveling at a constant speed of 4 meter per second. There is a stationary ring above the line of motion of car. Height of the ring above the man hand is 7.2. He wishes to throw. अच्छा, मतलब कहानी है, तो कहानी बाद में पढ़ेंगे, है ना। कुल मिलाकर के ये हो रहा है कि कोई एक कार है 4 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, चलने देते हैं उसको। और उस पर कोई पर्सन है और एक स्टेशनरी रिंग है। सुनना, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देयर इज ए स्टेशनरी रिंग अबव द लाइन ऑफ मोशन ऑफ कार। हाइट ऑफ रिंग अबव द मैन हैंड इज 7.2। यहां पर कोई रिंग है स्टेशनरी, मतलब वो कार के साथ चल नहीं रही है, फिक्स्ड है। और इस आदमी के जो हाथ है, ठीक है, उससे कितनी हाइट पर? 7.2 मीटर की हाइट पर। अब उन्होंने ये कहा है कि इसने इस बॉल को थ्रो किया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन आप सब खुद आपके पास असाइनमेंट है, खुद पढ़ के बताओ कि ये 20 मीटर पर सेकंड किसके फ्रेम में है। अपना पढ़ के बताओ, 20 मीटर पर सेकंड आपको समझ आना चाहिए किसके फ्रेम में दिया गया है। ये क्वेश्चन पढ़ लो आप, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या ये इस बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी हुई, या ये विथ रिस्पेक्ट टू मैन है? समझ में आया? वो लिखा है उसके अंदर 20 मीटर पर सेकंड लिखा है, साफ साफ लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, यानी कार। हिमसेल्फ, कार मतलब पर्सन, सब एक ही बातें हैं, ठीक। और एक लाइन और लिखी है कि उस आदमी ने फेंका इस तरीके से है कि वो रिंग को बिल्कुल हॉरिजेंटल क्रॉस करता है। चलिए, तो अब आप मुझे ये बताओ, हाँ, अब ये बताओ कि ये जो बॉल है कितने एंगल पर फेंका है, ये भी नहीं दिया आपको कि दिया है? ये सब तो दिया नहीं कितने एंगल पर फेंका है, तो थीटा मान लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो बॉल है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी v और अल्फा है। यही कंसेप्ट मॉर्निंग में भी हो रहा था, ये v एक्चुअल और अल्फा भी एक्चुअल, क्योंकि आप लोग के माइंड में ये डाउट था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी अलग अलग हो सकता है ना, तो उसका आंसर है कि हाँ, अलग हो सकता है। हाँ वेगना, बिल्कुल, ये बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी हो गई। और जिसने उसको फेंका है, मतलब जो मैन है जिसने थ्रो किया है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। तो अब आप मॉर्निंग वाला कंसेप्ट लगाओ। मॉर्निंग वाला क्या? इनको तो रेस्ट पर मानते हैं कि चलो भाई तुम रुक जाओ, एज्यूम करो रेस्ट पे। और इसको करने के बाद ये वेलोसिटी इस तरफ v cos अल्फा, अब +4 होगा कि -4 होगा, यहीं पे आके फंस जाते हैं ना हम लोग। क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट से तो बता सकते हो, +4 या -4। अब आप रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगा रहे हो, -4, शाबाश। और इधर की तरफ v sin अल्फा, बस। अब आपकी ये जो वेलोसिटी है, नाउ दिस इज बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और इसके बारे में उन्होंने कह रखा है, इसी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये 20 और थीटा है, 20 है, मतलब इसका रिजल्टेंट 20 है। ये नहीं जानते हो, कहने का मतलब क्या है कि ये जो 20 हम कह रहे हैं यहाँ पर, इस तरफ जो हम 20 कह रहे हैं थीटा एंगल पर, उसके कंपोनेंट करें अगर, यानी कि 20 cos थीटा, तो वो एक्चुअल में v cos अल्फा -4 है। और 20 sin थीटा करें अगर, तो वो चीज एक्चुअल में v sin अल्फा है। तो कहना ये चाह रहे हैं आपसे कि बॉल की एक्चुअल वेलोसिटीज ये है।
अब बताओ मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल क्या होती है बताना। मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल अगर आपको निकालना है तो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल यहाँ पर 7.2 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि 7.2 मीटर के बाद उस बॉल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इसका मतलब 7.2 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट है। और मैक्सिमम हाइट होती कैसे है, मैक्सिमम हाइट निकालोगे कैसे? तो फॉर्मूला तो ये कहता है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ जी, बट एक्चुअल में जो यू साइन थीटा होता है उसका मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये बात समझ में आ रही है? जो फॉर्मूला है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बट एक्चुअल में यू साइन थीटा का मतलब होता क्या है कि वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल्स टू 7.2। चेक कर लो इससे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आएगी। पहला पार्ट यहां से आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब जी कितना रखना है इसके अंदर वो देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर जी की वैल्यू कुछ दी है या दिया तो कुछ है नहीं, तो हम लोग फिलहाल 9.8 ही रखेंगे फिर यार, क्योंकि दिया नहीं है। अच्छा आयुष 10 से आंसर आ रहा है, ओ आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, चलो ठीक है। तो 10 मान लो, जी इक्वल टू 10 ओके इंटू 7.2, ठीक है, तो 144 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर ही रिलीजेस द बॉल विल इट पास थ्रू द रिंग। तो सेकेंड पार्ट का मतलब टाइम, बट ये मैक्सिमम हाइट तक का टाइम है ना, टाइम टिल मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में। तो टाइम टिल मैक्सिमम हाइट, अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2 यू साइन थीटा बाई जी, और यू साइन थीटा का मतलब वर्टिकल वेलोसिटी। ये टोटल टाइम है, लेकिन आपको सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक का टाइम चाहिए, तो इसमें ये 2 नहीं आएगा, टोटल टाइम का हाफ कर दीजिए। तो वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या निकाली गई है 12, जी 10। हाँ विनायक, एक्चुअल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जा रहा है। अब आप कहोगे कि ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि एक्चुअल वेलोसिटी का पूछा जा रहा है? तो ये बॉल किस चीज को क्रॉस कर रही है, ये बॉल किसको क्रॉस कर रही है, रिंग को। रिंग स्टेशनरी है कि रिंग मोशन में है, ये बताओ। रिंग स्टेशनरी है या रिंग मोशन में है? तो स्टेशनरी हुआ। किसी स्टेशनरी बॉडी की तरफ आप जा रहे हो तो आप रिलेटिव वेलोसिटी लोगे कि एक्चुअल वेलोसिटी लोगे? सुबह ये तो बताया गया था कि जब एक मूविंग बॉडी दूसरे मूविंग बॉडी को देखती है तो रिलेटिव होता है। रिंग बॉल को देख रही है और रिंग स्टेशनरी है, तो रिंग तो बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी के हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट करी जाएगी। थर्ड पार्ट, when the ball leaves the man hand, what is the direction of velocity relative to the frame of reference of car? यानी कौन सा एंगल पूछ रहे हैं, थीटा पूछ रहे हैं कि अल्फा पूछ रहे हैं? वो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, थीटा या अल्फा? अल्फा हमारा ग्राउंड के हिसाब से है और थीटा हमारा पर्सन के हिसाब से, क्या पूछ रहे हैं वो? थीटा। कैसे निकलेगा थीटा, निकलेगा कैसे भाई? अब तो थीटा इससे निकलेगा यार, वर्टिकल कंपोनेंट हमने 12 कहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब क्या, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब क्या, वी साइन अल्फा या फिर 20 साइन थीटा, यही तो वर्टिकल कंपोनेंट है। और इसी की वैल्यू 12 कह रहे हो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 12, यानी ये वैल्यू 12 है। 20 साइन थीटा की वैल्यू 12 है, तो इससे वो थीटा भी आ गया। एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ रिंग। अच्छा, चौथे पार्ट में क्या पूछ रहे हैं आपसे, चौथे पार्ट में उन्होंने ये डिस्टेंस पूछा है कि रिंग से कितनी दूर पे उसको रिलीज किया जाए, मतलब ये डिस्टेंस बताओ, ये एक्स कितना होना चाहिए।
एट व्हाट हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो ये कैसे निकालेंगे, ये प्रोजेक्टाइल की हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालने के लिए x इक्वल टू, हाँ जी, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजेंटल डिस्टेंस से x निकालनी है ना, तो ये कैसे निकलेगा, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजेंटल डिस्टेंस से x निकालने के लिए उसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी है ना, उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी उसकी 20 cos थीटा या फिर v cos अल्फा माइनस 4, कोई भी कह दो, 20 cos थीटा ले लो या फिर v cos अल्फा माइनस 4 ले लो। तो मैं 20 cos थीटा ले लेता हूं और इनटू टाइम, क्योंकि थीटा आपने थर्ड पार्ट में निकाल दिया है, तो वो थीटा हम चौथे वाले पार्ट में यूज कर लेंगे, यहाँ पे जो थीटा निकाला है वो उसको यहाँ यूज करेंगे, और टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट किया है सेकंड पार्ट में, टाइम सेकंड पार्ट में कैलकुलेटेड है, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। चलो राघव, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बस इसके बाद नहीं जाएंगे, 14th क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं बस, टाइम ना ज्यादा हो रहा है आज। ठीक है, राघव एंड भारत जो भी है, आपका क्वेश्चन लेते हैं लास्ट में, ठीक है। देखो 14th क्वेश्चन जो आप लोगों ने मांगा है वो देखो। अब वो कह रहे हैं कि कोई एक आदमी है, पता नहीं कोई इन आदमियों को क्या करना है, वो मैन इज राइडिंग ऑन हॉर्स मूविंग विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड along a straight road. He aims at his enemy moving perpendicular to the road at route 2. मार काट मची है। चलो भैया, है ना, तो इनका ये कहना है कि एक पर्सन है, ठीक, लेकिन वो पर्सन किसी हॉर्स पे है, ठीक है, तो वो हॉर्स की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, हॉर्स की वेलोसिटी। ऑब्वियसली पर्सन की भी वही होगी, क्योंकि पर्सन हम हॉर्स के ऊपर तो नहीं चल रहा होगा, और उसका जो एनिमी वाला पॉइंट है, जिसको मतलब मारना है एनिमी, वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। नहीं नहीं, 2 नहीं है, रूट 2 है, रूट 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, एट द इंस्टेंट व्हेन ही फायर्स द एरो द लाइन ज्वाइनिंग मैन एंड द एनिमी मेक्स 45 डिग्री, ठीक है, तो यहां से इनका 45 डिग्री एंगल है और ये अपना एरो फायर करेंगे, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल विथ द रोड, एंगल विद द रोड एट विच ही शुड एम टू हिट हिज एनिमी, और उसमें कह रहे नीचे कह रहे हैं मजल वेलोसिटी ऑफ एरो इज 5। चलिए, तो मान लेते हैं ना कि थीटा एंगल पर फायर किया है रोड के साथ, ये जो रोड है इससे थीटा एंगल पर फायर किया, मान लेते हैं, और मजल वेलोसिटी क्या दी रखी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब आपकी वोकेबलरी पर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब होता है, मजल वेलोसिटी का मतलब बताओ पहले, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, क्योंकि ये चीज ना बुलेट और गन में भी यूज की जाएगी, बुलेट और गन में भी यूज की जाती है। तो मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ, जो वो एरो फायर किया गया है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ दैट एरो विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, इसका टेक्निकल मतलब ये है। अब क्वेश्चन ना होने की एक रीजन ये भी होती है कि ये सब पता नहीं है हमें, तो डिक्शनरी वगैरह ओपन कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज मजल वेलोसिटी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी को कहा जाता है, यानी कि ये 5 रियल नहीं है, ये 5 इस पर्सन के हिसाब से है, 5 मीटर पर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग है, पर्सन के हिसाब से, एक्चुअल नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ, सुनिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, जो एरो होगा ना उसकी एक्चुअल वेलोसिटी कुछ माननी पड़ेगी आपको, v और अल्फा मानिए,
एक्चुअल में हम ये मानेंगे कि उस एरो की एक्चुअल वेलोसिटी v है और एंगल एक्चुअल में अल्फा है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअल ऑफ द एरो जिसको फायर किया गया, और जो मैन है जिसने फायर किया है, मैन, उसकी वेलोसिटी 2√2 है। तो हम मैन को रेस्ट पर मिलाते हैं। पहले कंसेप्ट समझिएगा, पूरा पूरा कंसेप्ट पहले समझना होगा। इस मैन को पहले रेस्ट पे लाओ। तो मैन को रेस्ट पर इमेजिन करने का मतलब हुआ, इसको रेस्ट पे मानते हैं, तो इसको करने के बाद फिर वही चीज हो जाएगी, सिंपली v cos अल्फा -2√2 और इधर v sin अल्फा। बार बार एक ही कंसेप्ट हो रहा है ये है ना। मतलब जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ ये चीज क्या बन गई, नाउ दिस इज एरो विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। ये करने के बाद अब ये एरो विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, और यही चीज मजल वेलोसिटी है, इसी को मजल वेलोसिटी कहा है। तो अगर यही चीज मजल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि v cos अल्फा -2√2 मजल वेलोसिटी के कंपोनेंट होने चाहिए, 5 cos थीटा होना चाहिए ये, और v sin अल्फा उस मजल वेलोसिटी का कंपोनेंट होना चाहिए, यानी कि 5 sin थीटा होना चाहिए। चलिए इसके बाद क्या करना है, हम लोग v और थीटा को यहां से सॉल्व करेंगे। अब सुनो, अब इसी क्वेश्चन में कहानी ये देखो, एरो एंड एनिमी वाली कहानी, उनमें क्या हो रहा है, जो एरो है वो v से और अल्फा एंगल पर चल रहा है, ये सब एक्चुअल है इसका, है ना, अल्फा भी एक्चुअल। और जो एनिमी है उसका, दुश्मन जो है, वो ऊपर की तरफ √2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक, अब एक काम करिए, इस एनिमी को रेस्ट पर ला देते हैं। कैसे? एनिमी को रेस्ट पर लाओ, हम ये मानते हैं कि भाई एनिमी जो है वो रुक गया। तो क्या करना चाहिए, देखो, जो एनिमी है उसको रेस्ट पर माने अगर, तो उसके बाद जो हमारा एरो होगा उसकी वेलोसिटी इस तरफ v cos अल्फा होगी, और इस तरफ v sin अल्फा -√2। अब हमने ये माना कि एनिमी नहीं चलेगा, वो रुका हुआ है, समझे आप, समझे? ये बात समझ में आई? तो अगर ये एनिमी रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है, तो इस एरो की रिजल्टेंट वेलोसिटी, इस एरो का रिजल्टेंट वेलोसिटी उस एनिमी की तरफ आना चाहिए, तभी तो उसको जाके हिट करेगा, क्योंकि ये तो रुका हुआ है ना। एक स्टेशनरी आदमी को मारने के लिए एरो उसकी तरफ जाए, और इन्होंने क्या दिया हुआ था कि एरो से एनिमी की जो डायरेक्शन है वो कितनी थी, एरो और एनिमी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। इसका मतलब यहां पर आपको जो एंगल बनना चाहिए, यहाँ पर एंगल कितना बनना चाहिए, ये जो एंगल दिखाया जा रहा है यहाँ पर, जहां पर फिंगर रख रहा हूं मैं, ये कितना एंगल होना चाहिए यहाँ पर, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री होना है, अगर ये एंगल 45 है, तो 45 डिग्री का एंगल तभी आता है जब दोनों तरफ के कंपोनेंट्स बराबर हों, अदरवाइज 45 डिग्री कंपोनेंट्स नहीं आता। 45 डिग्री का कंपोनेंट तब आता है जब आपके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू बराबर हो, यानी कि v cos अल्फा इक्वल टू v sin अल्फा -√2। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो अब हमने क्वेश्चन के सारे इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है वो देखना है। हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल कौन सा निकालना है, थीटा। अब कैसे निकलेगा ये बताओ, एंगल थीटा निकलेगा कैसे?
एंगल थीटा इन सब से कैसे निकलेगा, इन तीन इक्वेशन से एंगल थीटा निकालेंगे कैसे यार, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, जो v cos अल्फा है उसकी वैल्यू v sin अल्फा माइनस √2, तो ये वैल्यू ला करके हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। सब्स्टिट्यूशन चलेगा। आपको एक काम करना है, v cos अल्फा को यहां लेके जाओ। जब आप v cos अल्फा को यहां लेके जाओगे तो क्या बनेगा देखो, उसकी जगह रख देंगे v sin अल्फा माइनस √2, ये हो गया इन प्लेस ऑफ v cos अल्फा, और आगे -2 √2 और है, इक्वल टू 5 cos थीटा। ठीक है, और एक इक्वेशन आपकी ये है v sin अल्फा बराबर 5 sin थीटा। तो अब आप क्या करोगे, v sin अल्फा की वैल्यू लेके जाओ यहाँ पर, उसकी जगह रख दोगे 5 sin थीटा, तो 5 sin थीटा, और उधर का 5 cos थीटा इस तरफ लेके आते हैं, -5 cos थीटा, और ये राइट साइड पर 3√2 हो जाएगा, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 3√2/5। अब ना इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट लगाओ, कैसे लगाओगे, sin थीटा माइनस cos थीटा अगर 3√2/5 है, तो इससे थीटा कैसे निकाला जाए, इसमें क्या करके थीटा निकलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, उससे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं निकल जाएगा, देखो ना, स्क्वायर कर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो लेफ्ट साइड पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और एक आएगा -2 sin थीटा कॉस थीटा, यानी कि sin 2 थीटा, और राइट साइड का जब स्क्वायर कर दोगे तो 9 × 2 18/25, यानी कुल मिलाकर के sin 2 थीटा की वैल्यू बन जाएगी 7/25। अब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि नॉर्मल कोई ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है ना, ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है जिसको याद होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू ही आ पाएगा। तो अब देख लो 7/25 कब आता है, sin 2 थीटा में 7/25 की वैल्यू कब बनती है, और उससे आपको ना 2 थीटा मिल जाएगा, यानी कि थीटा मिल जाएगा। इस तरीके से पूरा सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है जी, अभी अलविदा कह दें आप लोग को, या अभी अभी थोड़ा सा हमें भी भाई रेस्ट कर लेने दो अब, है ना। अलविदा, नमस्कार, ठीक है, थैंक यू।